हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। डियर, हमने अभी तक जो 2025 का सैंपल पेपर एग्जाम पेपर सोल्व करते आ रहे हैं, तो आज लास्ट इसकी वीडियो है। आज हम सेक्शन ई करने वाले हैं, जिसमें केस बेस्ड स्टडी दिए गए हैं। तो बेटा, आप सभी को पता है आपके पास 3 केस बेस्ड स्टडी आती है, जो प्रत्येक 4-4 नंबर की आती है। बहुत से बच्चों की इसी में ही आप डाउटफुल रहते हैं कि सर स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, क्वेश्चन समझ में नहीं आते, या बहुत से ऐसे डाउट होते हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते। तो वो सभी डाउट्स आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं। जो भी हमारे पास क्वेश्चन है उनको सोल्व करने वाले हैं। तो बेटा ध्यान से सुनना है। केस में स्टडी की अगर मैं बात करूं तो केस में स्टडी कैसे होती है, जैसे आपने ध्यान दीजिए, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा हो तो ये नई चीज नहीं है, सिर्फ नाम दिया हुआ है केस में स्टडी। अदरवाइज हम जो पहले करते थे अनसिस पैसेज, जो पैसेज होते थे, पैसेज में से क्वेश्चन को छांटना होते थे, सेम वही चीजें मैथ के अंदर और दे दिया, उनको हमें केस में स्टडी का नाम दे दिया। मतलब ये बेटा कि आप लोगों को एक सिचुएशन दे दी, उस सिचुएशन के अंदर आपको एक स्टेटमेंट दे दी, और वो स्टेटमेंट को एक हमने वहां से क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, और सेम जो हमने जो पैसेज के अंदर से क्वेश्चन छाटे थे, सेम वैसे ही इसके अंदर है। अब उसके अंदर जो हमने छाट के लिखे थे, इसमें हमने छाट कर और उसमें से क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो देखिए बेटा, हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा सैंपल पेपर का, ध्यान दीजिए। तो हमने क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। करेक्ट, मनप्रीत कौर इज द नेशनल रिकॉर्ड होल्ड द वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन। क्या करे बेटा कि एक मनप्रीत नाम की एक महिला है जो नेशनल रिकॉर्ड के लिए तैयारी कर रही है। अच्छा, उसके बाद एक गोला फेंक आपने देखा होगा, सुना भी होगा, जो शॉट पुट डिसिप्लिन है। हर थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एशियन ग्रैंड फिक्स इन 2017। मतलब 2017 में जब उसने रिकॉर्ड बनाया, एक क्या बेटा रिकॉर्ड बनाया उसने 18.86 मीटर गोला फेंक का। उससे प्रेरित होके एक गुड़िया और है, क्या कह रहे हैं, कीपिंग हर एज ए रोल मॉडल। उसे प्रेरित होके सिमरन डिटरमाइंड टू अर्न गोल्ड ए ओलंपियाड वन डे, यानी कि ओलंपिया के अंदर उसने सोचा कि मैं भी अपना नाम करना चाहती हूं। तो यानी कि सिमरन उससे क्या हुई बेटा, प्रेरित हुई। उसके बाद सिमरन ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। क्या कह रहे बेटा, बोल रहे हैं इंस्टेंटली हर थ्रो रीच 7.68 ओनली। जब स्टार्टिंग में जब उसने प्रैक्टिस की तो 7.65 मीटर पहली बार उसने थ्रो किया। फिर कह रहे बिगिनिंग एथलीट इन ए स्कूल, उसके स्कूल में एक एथलेटिक्स हुए बेटा। सी रेगुलर प्रैक्टिस, वो बार बार प्रैक्टिस करती गई, बोथ इन मॉर्निंग एंड इवनिंग, सुबह शाम वो क्या करने लगे बेटा, बार बार प्रैक्टिस करने लगी। वाज एबल टू इंप्रूव द डिस्टेंस बाय 9 सेंटीमीटर, यानी कि वो डिस्टेंस से पर वीक 9 सेंटीमीटर एवरी वीक के मतलब हर वीक में वो क्या कर रही थी बेटा, जैसे कि आज पहली बार उसने जब थ्रो किया 7.65 मीटर का किया, नेक्स्ट टाइम उसमें 9 सेंटीमीटर का उसने इंक्रीज किया अगली वीक में। हमने ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो मीटर दोनों को सेम कर लेते हैं बेटा। हमारे पास क्या आ जाता है, ये मीटर में चेंज करेंगे तो 0, इसको हम 9 से क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड, मींस 0.09 मीटर का इंक्रीज हुआ है पर वीक, एवरी वीक, यानी कि हर वीक उसको क्या किया गया बेटा। यानी कि ये कब की बात है, जब उसने प्रैक्टिस की। जब प्रैक्टिस की बेटा, प्रैक्टिस के टाइम पहली बार उसने 7.65 मीटर का उसने गोला फेंक किया, और दूसरी बार उसने कितना किया, 0.09 मीटर का इंक्रीज करके, मतलब 7.65 प्लस में 0.09 हम ऐड करते हैं बेटा, कितना हो जाएगा, ये 4 कैरी 1 7.7। मतलब नेक्स्ट जो उसने थ्रो किया, नेक्स्ट वीक में उसने 7.74 मीटर का किया। सेम इस प्रकार से उसने प्रैक्टिस शुरू कर दी। क्लियर बेटा। उसके बाद उसने क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, फिर कह रहा है ड्यूरिंग ए स्पेशल कैंप। अब उसके स्कूल में कैंप हो रहा है, वो कह रहा है 15 डेज, 15 दिन कैंप चला, ठीक है। सी स्टार्टेड विद 40 थ्रो, यानी कि जब उसने स्टार्टिंग से कहां से की थी, 40 से की थी,
ठीक है 40 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसने यूनिट नहीं दी हुई है, हम 40 यूनिट मान के चल रहे हैं, 40 से की दी, ठीक है। फिर कह रहे एवरी डे, प्रत्येक दिन केप्ट इंक्रीज, और उसने बढ़ाया नंबर ऑफ थ्रो, यानी कि स्टार्टिंग में कितने थ्रो किए उसने 40, और नंबर ऑफ थ्रो कितने स्टार्ट कर दिए उसने एवरी डे इंक्रीज किया 12 से, मतलब उसके अंदर 12 से इंक्रीज किया, तो 12 इंक्रीज कर देंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 52, नेक्स्ट टाइम करेंगे तो 64, अब तो 100। फिर क्या करें, ध्यान से देखिए बेटा, आगे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान से समझें। तो आई होप आपने ये जो स्टेटमेंट दे रखी थी वो समझ में आया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या कह रहे हैं बेटा, मनप्रीत कौर एक नेशनल रिकॉर्ड, एक गोला फेंक की कोई खिलाड़ी थी जिसका जो रिकॉर्ड है 18.86 का हमारे पास मीटर का उसका रिकॉर्ड है, तो उससे प्रेरित होगी सिमरन नाम की कोई गुड़िया है, उसने भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। तो पहली बार जो उसने थ्रो किया तो उसने 7.65 मीटर का, नेक्स्ट टाइम जब किया उसने 9 सेंटीमीटर का इंक्रीज करती रही, तो इस प्रकार से उसकी मेहनत चलती रही। फिर उसके स्कूल में एक बेटा कोई स्पेशल कैंप लगा, तो उसने स्टार्टिंग में 40 थ्रो फेंके, उसके बाद इंक्रीज पर डे वो 12 थ्रो को इंक्रीज 12 थ्रो को इंक्रीज कर रही थी, नेक्स्ट टाइम 64 को, इस प्रकार से वहां पे चलती रही। तो क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी थ्रो सिमरन प्रैक्टिस के टाइम की बात कर रही है, प्रैक्टिस ऑन 12th डे ऑफ कैंप, ध्यान दीजिए कैंप की बात कर रही है। तो कैंप हमारे ये था कैंप, और ये थी वो प्रैक्टिस। कैंप के अंदर प्रैक्टिस का मतलब यहाँ कैंप का रिकॉर्ड चल रहा है, यहाँ जो उसने घर पे जो एक एम बनाया हुआ था प्रेरित होके कि भाई मैंने तो मेहनत करनी है, जब उसने इस रिकॉर्ड का बनाया था। तो दोनों दो डाटा दिए गए हैं, इन दोनों को समझना है हमें। पहला कह रहा है कि इस 12 डेज के अंदर उसने हाउ मेनी थ्रो, कितने थ्रो किया, दैट मींस आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया 8-12, मतलब 12वें दिन उसने कितनी थ्रो की। क्लियर है, ये बात समझ में आई। तो हम 8-12 निकालना है, तो 8-12 को आप क्या लिखोगे बेटा, a प्लस में 11d, a प्लस में 11d। a आपके पास है बेटा 40 प्लस 11 इंटू d को कैसे, आपको पता है कैसे, आई होप आपको ये बात पता होगी, नहीं पता मैं लिख देता हूं। an कैसे लिखते हैं बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो हमने लिखा an, ओके, मतलब 12, a प्लस 12 माइनस 1 11 इंटू d। क्लियर है, d की वैल्यू हमने क्या कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 52 माइनस 40 12, तो 40 प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का d2, तो क्या हो जाएगा 172 थ्रो, यानी कि हमने 12वें दिन 172 थ्रो किए, मतलब सिमरन ने किए। पहले क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये फर्स्ट पार्ट था इसका, ओके, 40, 52, 64, और ये कैंप के दौरान था, ठीक है, और ये उसकी प्रैक्टिस के दौरान था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट वुड बी सिमरन थ्रो डिस्टेंस एट एंड ऑफ 6 वीक, छठे हफ्ते के एंड में। अब ध्यान दीजिए, ये छठा हफ्ता के एंड का मतलब है कौन सा हफ्ता स्टार्ट हो गया, 7 होगा, 7th वीक की बात कर रहा है, यानी कि 7th वीक में लास्ट स्टार्टिंग में, या मैं ये कह रहा हूं 6th वीक के, मतलब 6 वीक कंप्लीट हो चुके थे, 7th वीक की बात कर, 7वां वीक स्टार्ट हो गया था हमारा। अब क्या कह रहा था, कह रहा है उसने हाउ मच, कितनी, व्हाट वुड बी सिमरन थ्रो डिस्टेंस, तो भाई 6 आपके पास A7 क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए, कब, वीक्स, तो वीक्स का जिक्र किसमें क्या था भाई, ये इंक्रीज कब हो रहा था, पर डे, क्योंकि 15 दिन तो काम ही चल रहा था, 15 सॉरी कैंप ही था, 15 दिन तो कैंप था, पर डे की बात चल रही थी। अब 15 दिन की बात करूं तो किसी को यहीं से पता चल रहा है 15 दिन में 6 वीक कैसे होंगे, 2 ही वीक होंगे मैक्सिमम। अब बात मैं यहाँ करूं प्रैक्टिस में, वो तो हर वीक क्या करती जा रही थी, 9 सेंटीमीटर का इंक्रीज करती जा रही थी, मतलब अब इस डाटा का रोल है हमारे पास। तो अब क्या करें बेटा, A7 इस वीक के अंदर प्रैक्टिस के दौरान वो 7वें वीक में कितनी प्रैक्टिस की, तो इसका मतलब है आप क्या लिख सकते हो, a प्लस में 6d, तो a आपके पास है 7.65 प्लस में 6 इंटू d आपके पास है बेटा 0.09। क्लियर है, क्या हो जाएगा 7.65 प्लस में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.54, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 9, ये हो जाएगा 1 कैरी 1, तो ये हो जाएगा 8.19 मीटर। क्लियर है,
तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के और में एक क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिए, इसी के और में एक क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को फिर से हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। When will she be able योगे to achieve the throw 11.25 मीटर, मतलब योगे का मतलब कि वो कितनी प्रैक्टिस करे कि वो 11.25 मीटर तक उसका जो एम था वो पहुंच जाए, अचीवमेंट कर ले। इसका मतलब प्रैक्टिस कर रहा है ना भाई, अचीवमेंट कब प्राप्त होगा? जब हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। कैंप के अंदर कोई होगा कि अचीवमेंट भाई मैं बार बार मेरे को मौका मिलेगा, वहां कौन मौका देगा? मौका कब मिलता है? जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज कम किया, फिर से प्रैक्टिस किया, फिर प्रैक्टिस किया, तो उसने इतनी प्रैक्टिस कर ली। कब करेगा? कितने वीक में करेगा कि भाई उसकी जो प्रैक्टिस है वो 11.25 तक हो जाए। मतलब ये आप लोगों को क्या दी हुई है? एन की वैल्यू दी हुई है। बात समझ में आई? यानी कि हमने एन निकालना है कितने वीक के अंदर। तो इसने कहा है व्हाट विल एबल टू अचीवमेंट। ओके, एन क्या निकालेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 11.25। ए कितना है? प्रैक्टिस के दौरान 7.65 प्लस n माइनस 1 इंटू 0.09 इक्वल टू 11.25। प्लस में आगे साइन से प्लस है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। n माइनस 1 इंटू 0.09 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 11.25 माइनस 7.65, 0 यहाँ से क्या लिया? 12 6 यहाँ बच गया बेटा 0, दैट मीन्स 3। तो आपके पास क्या आ गया? 3.60। और इधर क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इंटू 0.09 इक्वल टू 3.6। ओके, 60 डिवाइड में लेके जा रहा हूँ। n माइनस 1 इक्वल टू, क्योंकि मल्टीप्लाई में ये वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो बेटा डिवाइड में हो जाएगा 0.09। देखो ऊपर भी 2 पॉइंट लगा बना दिए मैंने, नीचे भी 2 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। पॉइंट से पॉइंट तब ही कैंसिल होगा जब सेम पॉइंट के बाद सेम डिजिट इतनी होगी। यहाँ पे भी 2 डिजिट उधर है, 2 डिजिट यहाँ पे है, तो क्या बच गया आपके पास? 360 बटे लेफ्ट साइड में 0 का कोई महत्व नहीं होता यहाँ पे। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 40। और n माइनस 1 इक्वल टू 40 है, तो n इक्वल टू क्या जाएगा? 40 प्लस 1, मतलब n इक्वल टू 41। मतलब उसको इस अचीवमेंट तक पहुंचने तक उसको 41 वीक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये 2 पार्ट थे। पहला पार्ट हमने किया तो रफ कर दिया, सेकंड पार्ट ये था, इसी का और था ये अभी। ठीक है, मैं इसका एक थर्ड पार्ट और है, उसको और कर रहे हैं, ध्यान देंगे। अब क्या करें बेटा? हाउ मैनी थ्रो, वो कितनी थ्रो करे? हाउ डिड सी ड्यूरिंग द इंटायर कैंप के दौरान ऑफ 15 डेज, मतलब कितनी थ्रो हो जाएंगी? 15। मतलब वो क्या करे? 15 के 15 दिन उसने कितनी थ्रो की? मतलब पहले दिन कितनी हुई, दूसरे दिन कितनी हुई, तीसरे दिन कितनी हुई, चौथे दिन, पांचवें दिन, इस प्रकार 15 के 15 दिन टोटल पूछी है सभी का सम। और सभी का सम कैसे निकालते हैं हम? SN निकाल के। मतलब मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना था? यहाँ पे S15 निकालना था। और S15 कैसे निकालते हैं बेटा? सभी को पता है SN का फॉर्मूला। SN इक्वल टू क्या होता है बेटा? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपके पास S15 कितना हो जाएगा? 15/2 2a, मतलब 2a कितना बेटा? 40। 2a कितना हो जाएगा? 80 प्लस में n माइनस 1, मतलब 15 माइनस 1 14 इंटू डी। डी कितना है हमारे पास? 12। लीजिए 15/2 इंटू 80 मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 14 में 28, 2 14 2 16। लीजिए 15/2 गुणा, यहाँ हो जाएगा बेटा 8 16 8 24, इसे काट दिया। लीजिए मल्टीप्लाई कर दे, 15 चौक 60, 6 15 दूनी 30 और 6 36, 3 15 3 18, मतलब 1860 थ्रो उसने किए पूरे के पूरे 15 दिन के अंदर। क्लियर है? आई होप आप ये क्वेश्चन आप समझ में आए होंगे। तो आपने मतलब थोड़ा सा क्या होता है सर, आप माइंड में पता क्या है, इस वीडियो को देखते आपके माइंड में सर ये क्वेश्चन तो आप बिल्कुल आसान है, लेकिन
जब हमने पहली बार देखा, जब हम कंफ्यूज हो गए कि इसको कैसे करें, क्योंकि हमारा उसका जो कॉन्सेप्ट था वो हमें समझ में नहीं आया। इसीलिए बेटा ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद था, ताकि आपको प्रैक्टिस करो, तभी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से शेयर करो, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो अब क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है, इसको स्टडी करें एक बार। जगदीश हैज ए फील्ड which is in the shape of right angle triangle AQC। A आपको दिया हुआ है, सॉरी A यहाँ ये A यहाँ पे है, ये A, ये आपके पास C है, ओके, और ये आपके पास Q है, और इसको O दिया हुआ है, ओके। ऐसे ये A नहीं है, ये A, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये पॉइंट ए दिया हुआ है, तो हमें x की वैल्यू 200 पे है और y की वैल्यू 800 पे। तो ध्यान दीजिए पर एक ट्रायंगल ए क्यू सी, एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दी हुई है। इस प्रकार से एक कोई भी फील्ड खेत है आपके पास, क्या करें, ओके, he want to leave space in the form of square p q r s। उसने एक स्पेस बनाया स्क्वायर टाइप का p q r s, एक s, ये s है आपका, एक स्क्वायर बनाया हुआ है इनसाइड द फील्ड, उस खेत के अंदर, ग्रोविंग द व्हीट, जहां उसने गेहूं को उगाया है, एंड रिमेनिंग ग्रोसिंग वेजिटेबल, बाकी जो हिस्सा बच गया है इसमें उसने सब्जी उगाई है, ओके। एज ए शो इन फिगर, इन फील्ड देयर इज पोल मार्क एज ओरिजिन ओ। इस ओरिजिन को, ओ पॉइंट को ओरिजिन मान के हमने आगे सोल्व करते हैं। आगे पहले क्वेश्चन देखते हैं। टेकिंग ओरिजिन, ओ कोऑर्डिनेट ओरिजिन मान लिया, पी कोऑर्डिनेट दे दिया, क्यू कोऑर्डिनेट दे दिया, पी क्या हुआ है, एक स्क्वायर दे दिया। इस पे बोल रहा है आर के और एस के कोऑर्डिनेट बताइए। तो देखिए बेटा मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दी, इसमें नहीं लिखे हुए थे, कैसे लिखे ध्यान दीजिए। ये पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया, तो मैंने देखा कि एक्स की वैल्यू 200 है, ओके। सेम इसको ड्रॉ किया वाई पे, मैंने देखा वाई की वैल्यू 400 है। तो आर के कोऑर्डिनेट आ गए क्या बेटा, 200, 400, मतलब 200, 400, क्लियर है। इधर सेम एस को जब मैंने परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया तो मैंने देखा भाई 200 पे है, लेकिन ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, इसलिए मैंने इसको नेगेटिव पॉइंट दे दिया, तो माइनस का 200 एक्स एक्सिस का है, और जो y है अबाउट है, तो इसका मतलब कहां पे, y एक्सिस पे किया तो 400 पे। तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो आपका x का होता है, दूसरा जो होता है वो y का होता है, क्लियर है। तो हमने ये पहला क्वेश्चन यही पूछा था, r और s के कोऑर्डिनेट बताइए। तो r के कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए बेटा 200, 400, x के कोऑर्डिनेट माइनस 200, 400। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, ठीक है। फिर कह रहे हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, लीजिए एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इनटू साइड या साइड का स्क्वायर, क्लियर है। अब साइड कितनी है ध्यान दीजिए, यही चीज ध्यान देना हमने। तो साइड कितनी है, तो मैं इसकी डिस्टेंस मेजर कर दूं इन दोनों, यहां से यहां तक। देखिए हम डायरेक्ट कह सकते हैं, यहां से यहां तक आपने देखा 200 यूनिट है, यहां से यहां तक 200 यूनिट ही है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है। जो नेगेटिव होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल डिस्टेंस आपके पास कितनी होगी बेटा, 400 की। कितनी होगी, 400। हम यहाँ रख देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर तो कितना होगा बेटा, 16, मतलब 1,60,000 स्क्वायर यूनिट। लास्ट में ये चीज लिखना मत भूलना, अगर आपने दे रखी है यूनिट वगैरह दी बेस्ट है, नहीं दे रखी तो लास्ट में स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलना, ठीक है। इसी के सेकंड के और में एक क्वेश्चन है, कह रहे हैं बेटा ले दो पी आर, ये लीजिए। तो मतलब आपके पास सीधी सीधी बात है, आपको ये पूछ रहा है कि भाई अबे क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो आप यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हो, कैसे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। पी और क्यू के दोनों, पी दिए हुए बेटा माइनस 200, 0, और क्यू दे रखे आपको क्या, सॉरी आर 200, 400। तो कैसे निकालते हैं हम, एक फॉर्मूला और भी बताऊंगा आपको डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। x2 माइनस x1 मतलब 200 माइनस 200, तो कितने हो जाएंगे, 200 माइनस प्लस के हो गए बेटा, 200 का स्क्वायर प्लस में
400 माइनस 0 का स्क्वायर, ये भी 400 का स्क्वायर मतलब 1,60,000 प्लस 1,60,000, तो टोटल कितने हो गए बेटा ये 320 मतलब 3,20,000। तो रूट करोगे तो मैं इसको अंदर अंदर ये लिख सकता हूँ क्या बेटा, क्या लिख रहा हूँ इधर, रूट 2 इंटू 1,60,000 और 1,60,000 किसका स्क्वायर था 400 का, तो 400 भाग रूट 2 यूनिट। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो हमारा क्वेश्चन है वो सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का था। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको करके दिखाना है। 2 नंबर का इसमें दिखा रखा है, तो आपने 2 नंबर का पूरा करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट भी कैसे कर सकते हो, जब आपको साइड पता है स्क्वायर की, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होती है बेटा, रूट 2 इंटू साइड, रूट 2 इंटू साइड। और साइड आपके पास ऑलरेडी दे रखी है, कितनी हम निकाली थी अभी 40 यूनिट, तो यहाँ लिख देंगे सॉरी 400 यूनिट, तो 400 इंटू रूट 2 यूनिट। क्लियर है, ओके। तो ये लेकिन हमने ये बेस्ट ना मान के ये क्यों किया, क्योंकि जो हमारा कॉन्सेप्ट था ये 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप ये भी कर सकते हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन था वो हमारे पास 2 नंबर का था। ठीक है, 1 2 1 एक पार्ट और है इसका, तो हमारे पास 2 नंबर का था, इसलिए हमने इसको यूनिट में लिख दिया। क्लियर है, समझ में आया सभी के, इसलिए हमने इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज कर लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है बेटा। इसका जो थर्ड पार्ट है उस पर थोड़ा फोकस करेंगे एक बार, लीजिए। थर्ड पार्ट क्या है बेटा, ये कह रहा है कि CA को S डिवाइड कर रहा है, S डिवाइड CA, लीजिए CA को S डिवाइड कर रहा है K/1 में, K/1 में। तो K की वैल्यू बताइए बेटा, C के कोऑर्डिनेट क्या थे आपके पास, यहाँ पे X की वैल्यू 600 माइनस 600, Y की वैल्यू 0। A की कोऑर्डिनेट क्या है, A के कोऑर्डिनेट मैंने बताया बेटा 200,800, और S के मेरे को नहीं पता, मैं मान लेता हूँ K/1 है। अच्छा सॉरी, S को दे रखे ये क्या माइनस 200 और 400, तो एक निकाल लो कोई भी एक। देखिए मैं ये आपको गिवन है, एक ही चीज को 2 बार निकालना मतलब सेम होती है, तो मैंने इस पॉइंट को S को यहाँ पे लिख दिया, और S को दूसरे तरीके से कैसे निकाल दो बेटा, तो यहाँ लिख दिया माइनस 200,400 इक्वल टू, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे बेटा। यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, mx2 कितना हो जाएगा बेटा 200k, ठीक है, प्लस 1 की सेकंड देंगे माइनस का 600 अपॉन में k+1 कोमा इसकी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800k प्लस में 0, मतलब 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, प्लस में 0 अपॉन में k+1 इज इक्वल टू ये। अब आपकी मर्जी है, आप किसी को भी कंपेयर कर लो, चाहे इन दोनों को कंपेयर कर लो, चाहे इनको कंपेयर कर लो, एज योर चॉइस। इसको कर लो तो बेस्ट है, कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, चाहे इसको भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। मैं इसको कर रहा हूँ तो क्या होगा बेटा 400 इज इक्वल टू 800k अपॉन में k+1। तो ध्यान दीजिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, 400 एक से कैंसिल हो गया 2 पे, इसके बाद यहाँ पे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, k+1 इज इक्वल टू क्या बच गया बेटा 2k, ये उतर गया 1 इज इक्वल टू k 2k माइनस k, k की वैल्यू आ गई बेटा 1, यानी कि जो हमारा रेशो था वो क्या आ जाएगा 1:1, और k की वैल्यू हमसे पूछी गई थी वो क्या आ गई 1 आ गई। क्लियर है, तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन था जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बना था। एक बात और बता दो बेटा, आपके पास जो 3 केस में स्टडी बनती है 10th क्लास के अंदर, वो कहाँ से बनने की ज्यादा चांस होती है, मतलब 99% आपके पास एपीएम में से बनेगा, फिर चैप्टर में से बनेगा। अगला है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 7th चैप्टर से बनेगा, और एक और जो आएगा वो है बेटा कहां से, एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, मतलब 9th चैप्टर से बनेगा। तो हमने 2 कर ली है, अब तीसरी क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस आज की वीडियो का भी और इस सैंपल पेपर का भी, तो ध्यान देंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहे हैं बेटा, इसमें बोला बेला वेंट टू दिल्ली फर्स्ट टाइम विद फैमिली। कह रहे बेला नाम की एक कोई कैंडिडेट है जो दिल्ली पहली बार गया अपनी फैमिली के साथ। सरप्राइज टू सी टॉल बिल्डिंग्स, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देख के सरप्राइज हो गया, टावर्स को देख के बड़े बड़े कि इतने बड़े बड़े बिल्डिंग टावर, क्योंकि गांव में से जब कोई शहर में जाता है फर्स्ट टाइम तो ऐसे सरप्राइज हो जाते हैं, शायद आप भी हुए होंगे कभी।
नहीं है तो कोई बात नहीं। फ्रॉम द बेस ऑफ हर, कह रहे हैं फ्रॉम द बेस ऑफ हर होटल बिल्डिंग, जिस होटल में वो रुक रहे थे, ठहर रहे थे, सी ऑब्जर्व द टॉप ऑफ टावर, उसने टावर को देखा कि भाई यहाँ से उसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से, बिल्डिंग टॉप जो उधर उसकी दूसरी तरफ एक टावर था, उस टावर को देखा और ऑब्जर्व किया। फिर क्या कह रहे बेटा, सी ऑब्जर्व द टावर ऑफ टॉप ऑफ टावर एंड इन द सेम इवनिंग, और साथ ही बेटा सेम इवनिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ हर बिल्डिंग ऑब्जर्व द टॉप ऑफ टावर। मतलब कहने का मतलब है उसने सारी चीज को ऑब्जर्व किया कि भाई इधर बिल्डिंग से उसने टावर के टॉप को, टावर के बॉटम को, और उधर टावर के पास जाके बिल्डिंग के टॉप को, बिल्डिंग के टावर बॉटम को, दोनों को ऑब्जर्व किया साथ में। आगे क्या कह रहे हैं बेटा, अब ये तो उसको सिर्फ आपको बताया गया था कि भी उसके साथ ये घटना हुई। अब जो क्वेश्चन बनता है उसके जो फैक्टर दिए गए हैं वो क्या दिया है, ध्यान से सुनिए। एंगल ऑफ, मैं मान लेता हूँ, जो कर लेता हूँ एक बार कि भाई इधर में ये कोई सड़क है, ठीक है, ये मैंने एक बिल्डिंग सी बना दी, ये एक बिल्डिंग बना दी, होटल बना दिया, ये लीजिए भाई होटल, यहाँ पे नाम रूम हो गया, कुछ भी है, यहाँ एक टावर बना दिया, ठीक है। आजकल टावर पे डिजाइन का बन रही है, पता नहीं कैसे कैसे बन रहा है। ये लीजिए कोई टावर है, ऐसे ऐसे ज्वाइन करते हैं, इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं। हम लोग मत सोचिए सच्ची हमारा किसा टावर कौन है, कुछ भी हो भाई, ये मैंने टावर बना दिया है कोई भी, ठीक है। अगर मैं ढंग से बनाता तो ड्राइंग टीचर होता, मैं इतना नहीं। तो यहाँ देखिए आपको क्या दिया, होटल दिया उन्होंने, जिस होटल में वो रुक रही थी, ठीक है। और ये आपके पास टावर, ये डीजे बज रहा है, इस पर जैसे ना डांस करने मत लग जाना, घर पे टीचर को ना डीजे बज रहा है, तो ध्यान देंगे एक बार यहाँ पे क्या कह रहे हैं बेटा। अभी इसके बाद एक चीज और दी हुई है लास्ट में, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप, टावर के टॉप और एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा एक बात अगर आपने देखी होगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल हमने स्टडी किया। आप बता सकते हो किसको है? एक सबसे बड़ी बात एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है क्या, कि जो भी हम एंगल यूज करते हैं वो या तो बेस के साथ बनेगा या बेस के पैरेलल एक लाइन होगी उसके साथ बनेगा। ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर से बना दिया, इससे बना दिया, नहीं, या तो बेस के साथ बनेगा या बेस के पैरेलल एक कोई लाइन होगी उसके साथ बनेगा। क्लियर है? तो फिर से मैं बोल रहा हूँ एंगल, अच्छा एलिवेशन एंगल क्या होता है कि भाई हम बेस से ऊपर किसी वस्तु को देख रहे हैं, मान लीजिए मैंने ऊपर ऑब्जर्व कर रहा हूँ और जो मेरी निगाहें हैं और जो मेरा बेस है, ठीक है, बेस के साथ जो एंगल बन रहा है उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब ऊपर की तरफ देख रहा हूँ और बेस के साथ उस एंगल ऑफ साइड को देख रहा हूँ, जो एंगल है वो मेरा बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। सेम उसी केस में मैं किसी चीज को नीचे देख रहा हूँ, ऐसे नीचे नीचे की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरा बेस तो यहाँ ये लीजिए और मैं देख नीचे रहा हूँ, तो एंगल जो नीचे बन रहा है नीचे बेस के साथ वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप देखते हैं क्वेश्चन को क्या करें बेटा, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग। लीजिए बिल्डिंग के टॉप से और टावर के टॉप से, मैं यहां से यहां तक, ओके। अब मैंने कहा ना एक बात, या तो एंगल कहां, और क्या एंगल दे रखा 30 डिग्री, तो मैंने एक बात कही, या तो एंगल कहां बनेगा, बेस पे बनेगा, अगर बेस में नहीं बना तो बेस के पैरेलल। अब एक बात हो, यहां से यहां तक का कोई एंगल का मैटर नहीं कर रहा कि भाई एंगल यहाँ और ये यहाँ कैसे बनाए, तो मैंने क्या किया, मैंने इस पॉइंट से पास एक ऐसी लाइन बना दी जो इसके पैरेलल है। लीजिए आई बात समझ में, इसके एंगल, ये एंगल है, वो एंगल आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। और एक चीज और दी हुई है, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, ये लीजिए इसके फुट से और इसके टॉप से, ये लीजिए ये एंगल दे दिया आपके पास 60 डिग्री, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ओके। एंड हाइट ऑफ टावर 50 मीटर, और टावर की जो हाइट है वो हमें दे दी 50 मीटर। आई होप आपने क्वेश्चन को समझ में आ गया और फैक्टर के भी समझ में आ गई कि आपके पास फैक्टर था। अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड फिगर बेस्ड ऑन अबाउट इंफॉर्मेशन। तो आपको इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, हमने किया, ठीक है, और अब इस पे आपने क्या इंफॉर्मेशन मिली। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन मकसद है, ट्रिग्नोमेट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही चीज है, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो आपको जो लिखना है वो क्या लिखोगे, मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, कि भाई हाइट और डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
तो पहला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया। वो कह रहे हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट है, जैसे ना उसमें आता था बीच का एक इंग्लिश में हिंदी में भी आता था कि एक पैराग्राफ देता था कि बीच का क्या शीर्षक हो सकता है। मान लीजिए महात्मा गांधी की बात कर रहे हो और महात्मा गांधी के मैटर दे दिया, मान लीजिए सपोज कीजिए कोई भी दांडी मार्च वगैरह का या मतलब कोई भी आंदोलन वगैरह, इस प्रकार से बहुत से कोई टॉपिक दे दिया और आपने उनसे लास्ट में बोल दिया कि भी इसका शीर्षक मेन शीर्षक क्या है। तो सेम वही इससे पूछा गया है, आपको इतनी बड़ी स्टोरी दे दी है और वहां एक फैक्टर दे दिए हैं कुछ और बातें पूछ लिया कि ये किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्री जब भी याद रखिए, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किसकी इंफॉर्मेशन देता है, द मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। क्लियर है। तो पहला पॉइंट है हमारे मेजरमेंट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस, कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहे बेटा कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन होटल एंड टावर। भाई ये डिस्टेंस निकालनी है होटल और टावर के बीच में। ओके, मैं अब इसको क्वेश्चन को अब ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग सोल्व कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, ये मेरी टावर थी, ठीक, जिसकी हाइट हमारे पास 50 मीटर थी, एंगल 60 मीटर था और ये डिस्टेंस मेरे को एक्स अज्यूम कर ली जो मेरे को निकालनी थी। ठीक है। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का यूज किस लिए करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया, हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। कैसे करते हैं, क्वेश्चन दूसरा कहता है कैसे करते हैं कि भाई हमने एक उसका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले लिया, एंगल ले लिया, साथ में एक साइड लेनी है राइट एंगल ट्रायंगल की जो आपको गिवन है, दूसरी आपको कौन सी लेनी है जो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, या फिर वो हमें रिलेशंस निकालना हो तो हमारे पास ये फाइंड करनी है, ये हमें मेजर मतलब गिवन है, तो हम इन दोनों का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट कैसे लेते हैं, एंगल के सामने वाली होती है बेटा आपके पास हाइपोटेनियस और सॉरी 90 के सामने वाली होती है हाइपोटेनियस, एंगल के ठीक सामने वाली, एंगल के सामने वाली जो एंगल गिवन है ये परपेंडिकुलर, बच गई वो बेस, मतलब पी और बी का आपने यूज करना है। तो मैं कह सकता हूं बेटा यहाँ पे इसको नाम दे देंगे हम, इसको लीजिए ए बी, ये पॉइंट सी, ये डी और ये ई। तो मैंने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारा ए, ये हमारा बी, ये हमारा सी। ओके, ठीक है। क्या जाएगा बेटा, बी सी अपॉन ए बी, जो हमारा पी अपॉन बी बना और वो क्या बना बेटा, tan 60 बना। तो बी सी हमें दे रखा बेटा 50 अपॉन ए बी, हमारे पास x tan 60 की वैल्यू √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए मैंने क्या कर रहा है, मेरे को x निकालना है, x निकालना है, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूं। लीजिए 50, इसको इंटरचेंज यहाँ कर दिया, सॉरी x को यहाँ ले गया, ये 1 x अपॉन 1, x मतलब हमने x की वैल्यू क्या आ गई 50 अपॉन में √3। अब इसको थोड़ा और सोल्व कर सकते हैं, कैसे, अप्रोक्स आपको आपने पढ़ा भी होगा एनसीईआरटी में, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में √3 दिखता था आप क्या करते थे, √3 के मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा बेटा 50 √3 3, ये क्या आ जाएगा मीटर है एक, ठीक है मीटर है, और ये आ जाएगी x की वैल्यू मतलब इसके बीच की डिस्टेंस। क्लियर है। तो पहला सेकंड क्वेश्चन होगा। ओके, इसी के और में एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ होटल एंड टॉप ऑफ टावर। क्या दिया हुआ है, फुट ऑफ होटल एंड टॉप ऑफ टावर, ये डिस्टेंस दी हुई है, मतलब इसी को हाइपोटेन्यूज इसकी हाइट और पूछिए इसी के अंदर। तो अगर ऐसी पूछी है तो दो क्वेश्चन आपके पास, वो क्या है, या तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम से यूज कर लीजिए, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, या आप यहां से ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते आप डायरेक्ट भी निकालने चाहते हो। ये ना सुना इतने मेरे का निगाह इनके एक बार सुना मार के ला, देखिए बेटा स्टॉप कर, देखिए बेटा हमने क्या बताया, या तो आप इसको कैसे निकालोगे, या तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। भाई हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये फैक्टर हमने निकाल लिया, आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो। कैसे, मैंने कहा ध्यान दीजिए एक बार बेटा, मैंने कहा BC अपॉन AC इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए क्या बन गया, ये बन गया आपके पास परपेंडिकुलर, ये बन गया हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास साइन कितनी 60 डिग्री, जो वैल्यू पता है रख दीजिए। P है आपके पास 50 अपॉन H हमें पता नहीं तो हमने AC को AC अज्यूम कर लिया, tan 60 वैल्यू होती है √3 अपॉन में 2। क्लियर है। तो फिर से ध्यान दीजिए एक बार, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया 100 इज इक्वल टू √3 इंटू AC, और AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100 अपॉन में √3 मीटर। अब फिर से आप सेम ऐसे निकाल सकते हो इसको, क्या 100 अपॉन √3 इंटू में
√3 अपॉन √3, तो क्या हो जाएगा 100√3 अपॉन में 3 मीटर। तो ये क्या हो जाएगी आपकी डिस्टेंस ऑफ ए फुट ऑफ बॉटम ऑफ फुट ऑफ बिल्डिंग एंड टॉप ऑफ ए टावर। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन और है, थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा फोकस करना है। ये समझ में आया? देखिए बेटा, थर्ड जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हटके दिया हुआ है। क्या? इफ बेला, जो बेला नाम का कैंडिडेट है, स्टैंडिंग, वो खड़ा है कहां पे? बिटवीन द टावर एंड होटल, होटल और टावर के बीच में खड़ा है। लीजिए इसी पॉइंट पे मैं इस पॉइंट को एफ मान लेता हूं। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं बेटा दैट पॉइंट, ओके, फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से सी ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग। यहां से टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप को ऑब्जर्व किया और एंगल कितने दे दिया बेटा? 45 डिग्री का दे दिया। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ध्यान देंगे, एक बार इस डायग्राम को मैं स्केच कर लेता हूँ। ये इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बताया? मैंने कहा इसको इंपॉर्टेंट बताया, मैंने क्यों बताया? क्योंकि इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? ध्यान दीजिए, ये देखिए ऐसा डायग्राम था मेरे पास। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो यहाँ पे मेरा एफ पॉइंट है, ओके। इधर मैंने ये एक और मान लिया, ये मेरा डी पॉइंट है, इस पॉइंट में ई नाम दे दिया, ठीक है। ये मेरा 45 और ये एंगल 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए एक बार, ये यहाँ से यहाँ तक मेरे पास क्या आ गई? 50√3/3 पूरी आ गई बेटा। बातें नहीं भाई, मैं यहाँ से यहाँ तक अज्यूम कर लेता हूँ h, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरे को अब ये डिस्टेंस, ये हाइट भी चाहिए और यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस चाहिए। इसको मैंने y अज्यूम कर लिया। अब इसको ये हाइट कितनी आई? जो हाइट ये बचेगी, ये कितनी बचेगी? ये बचेगी आपके पास 50 माइनस h का। तो ये भी कितनी होगी? 50 माइनस h। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, मैं इस ट्रायंगल का यूज कर रहा हूँ DEC। ट्रायंगल क्या यूज कर रहा हूँ? ट्रायंगल DEC। तो मैंने कहा h, ध्यान दीजिए, CE अपॉन में DE इक्वल टू h अपॉन में, ये कितने आ गया? 50 √3 अपॉन 3 इक्वल टू, तो क्या बन गया बेटा? ध्यान दीजिए, एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाले हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस। तो P और B का यूज कर रहा हूं मैं। P और P बाई B क्या बन गया? 10 कितना? 30 डिग्री। डिवाइड में ऊपर चला जाएगा। 3h अपॉन में 50√3 इक्वल टू 10 30 का मतलब है 1/√3। ध्यान दीजिए, इससे ये कैंसिल। क्या हो गया? 3h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 50, h इक्वल टू 50 अपॉन में 3। क्लियर है? तो आवाज नहीं बेटा, ध्यान दीजिए एक बार, BE को निकाल रहा हूं मैं। BE कितना हो गया बेटा मेरे पास? 50 माइनस h, मतलब 50 माइनस 50 अपॉन में 3। सोल्व कर दो बेटा। देखिए कभी भी ऐसा आए तो डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 150 माइनस और माइनस प्लस है तो प्लस, 150 माइनस प्लस मतलब 100 अपॉन में 3 यानी 100 अपॉन में 3। क्लियर है? फिर क्या करें यार? BE मतलब DA की वैल्यू भी वही आ गई। तो हमारी जो DA की वैल्यू है वो भी BE के बराबर है, मतलब 100 अपॉन में 3 मीटर। अब मैंने क्या करना है? अब मैंने यहाँ पे थोड़ा ख्याल लिख रहा हूँ। इन ट्रायंगल DAF, तो ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, बस ये बेस। मैंने इन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करना है क्योंकि मेरे को y चाहिए था। तो क्या हो जाएगा बेटा? मैं ये कह सकता हूँ BA अपॉन में AF इज इक्वल टू P अपॉन B, मतलब 1045। और P की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? 50 माइनस h, और जो हमारा 50 माइनस यानी DA की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 3। तो 100 अपॉन 3 अपॉन AF मेरे को पता नहीं, लेकिन 1045 की वैल्यू कितनी होगी? ओके बेटा 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा, कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 3 इज इक्वल टू
AF। तो ये क्या आ गया, AF आ गया आपके पास, जो हमारे पास रिक्वायर्ड थी, यानी कि जो हमें निकालनी थी AF, जो डिस्टेंस थी जिस पॉइंट पे वो खड़ा था बिल्डिंग से दूर। क्लियर है? तो आई होप आपने ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो डियर, आज जो इस वीडियो के साथ साथ हमने इस पूरे सैंपल पेपर को, इस एग्जाम पेपर को सोल्व किया है, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमने एक ही फोकस रखा है कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ इनके कॉन्सेप्ट समझ में आए, ताकि आप इन क्वेश्चनों के जरिए आप बहुत से क्वेश्चन सोल्व कर पाए। और भी हमारे पास ऐसे ऐसे सैंपल पेपर है जिसको हम लेके आएंगे अभी, और भी सैंपल पेपर को सोल्व करेंगे। तो आई होप आपने ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, किसी क्वेश्चंस को लेके, किसी प्रॉब्लम्स को लेके, या किसी और बात से। अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की और ज्यादा डाउट आती है तो बेटा आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप करके या फिर डायरेक्ट कॉल करके हमसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू।